ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग एग्जैक्टली होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, कैसे होती है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट क्या है केमिकल बॉन्डिंग की। तो देखो क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के अंदर हर मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी चाहता है। इवन तो हम भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना, हम भी एक स्टेज के बाद में क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए, कि हम स्ट्रगल कम करना पड़े। अब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया जब हम छोटे से थे, तो नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एक स्टेज आती है कि भाई कब तक, है ना, कब तक पढ़ेंगे। तो कब तक पढ़ने का हमारे पास जवाब होता है, हमारे मम्मी पापा के पास में जवाब होता है कि भाई कुछ बन जाओ, उसके बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे सरकारी नौकरी लगाओ आप, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, जो तुम्हारी इच्छा है वो बन जाओ, पर उसके बाद में आपके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और शर्तें आती नहीं है, मेरे तो आज तक भी नहीं आई, है ना, तो स्टेबिलिटी आती नहीं है, पर हम कहते हैं, हम अपने मन की तसल्ली के लिए कह लेते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई। तो उसी तरीके से हर केमिकल जो है हमारे केमिस्ट्री में, वो यही चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। अब जब वो स्टेबल होगा तो वो किसी भी तरीके से स्टेबल होना चाहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके स्टेबल हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाए, चाहे वो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो पार्टनरशिप होती है, इक्वल पार्टनरशिप करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, पर वो स्टेबल होना चाहेगा। उसके अलावा हम बोलते हैं कि भाई अगर हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, मेरे को लगता है आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ी हुई है। आपने पता होगा कि पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ना, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हीलियम होता है, ये एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, उसके बाद में ये पी ब्लॉक होता है, और यहाँ से दो एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स निकलते हैं, उनसे हमारे पास में यहाँ पर पूरा एफ ब्लॉक बनता है, राइट। 14 एलिमेंट्स आर देयर, 14 एलिमेंट्स आर देयर, दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने ये पढ़ा है आराम से, है ना। यहाँ पर जो पी ब्लॉक होता है वो 13 से स्टार्ट होकर 18 तक जाता है। हमने बोला 18 के अंदर हमारे पास में क्या होता है, इनर्ट गैसेस होती है ना, दिस इज कॉल्ड नोबल गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैसेस बोल दीजिए या नोबल गैस कह दीजिए। तो आपने देखा होगा कि पहला तरीका तो क्या है, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन किस लिए होगा, स्टेबिलिटी के लिए होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन किस लिए करेगा, स्टेबिलिटी के लिए करेगा। स्टेबिलिटी किस वजह से आएगी, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। समझ में आता है, इन तीनों तरीके से क्या आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि दूसरा क्या है, फॉलो ऑक्टेट रूल। फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है, कैसे बना ऑक्टेट रूल, हमने बनाया ना। ऑक्टेट रूल अपने आप थोड़ी ना आया था, हमने बनाया। क्या सोच के उसने ऑक्टेट रूल बनाया, तो जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहा था, जो भी लुईस, ठीक है ना, लुईस की बात करते हैं, तो जब लुईस पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने देखा कि जो एक्सट्रीम राइट है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम राइट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम लेफ्ट। तो जो एक्सट्रीम राइट के अंदर हमारे पास में नोबल गैसेस थी, उनको उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने देखा कि इनके अंदर एक तो इनका आउटर मोस्ट पूरा बढ़ा हुआ था। आउटर मोस्ट कैसा था, फुली फुल, ऐसे बोल सकते हैं, फुली फिल्ड था, पूरी तरीके से भरा हुआ था। अब ना तो, और फिर जब इनको स्टडी किया गया तो उन्होंने बोला ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका मतलब इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बिल्कुल क्या है, नेग्लिजिबल है। इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल होंगे तभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाह रहे। अगर नहीं ये स्टेबल नहीं होते तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहते ना। तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक रूल बनाया विच इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो हम बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम और मॉलिक्यूल जो भी है, वो अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब वो स्टेबल है। समझ में आता है। तीसरी चीज क्या होती है, मिनिमाइज एनर्जी। मिनिमाइज द एनर्जी, वो क्या करता है कि जो भी सिस्टम है, वो अपने एटम, जो भी एटम है चाहे मॉलिक्यूल है, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। मिनिमाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आता है। तो एटम जो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंपाउंड। क्या हमें समझ में आता है ये चीज, क्या मुझे ये चीजें समझ में आती हैं। तो देखो एटम की एनर्जी ज्यादा होगी तो एटम क्या करेगा, एटम और एटम मिलेंगे, देखो एटम 1 प्लस एटम 2
मिलेगा क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। समझ में आता है? एटम 1 और एटम 2 मिलकर क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। उसके बाद में देखो मॉलिक्यूल 1 प्लस मॉलिक्यूल 2 दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। समझ में आता है क्या? तो एटम, 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल, और 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एटम, कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसकी एनर्जी क्या हो गई, लीस्ट एनर्जी होती है, इसीलिए तो कंपाउंड हमारे स्टेबल रहते हैं। नमक स्टेबल होता है, कभी खराब थोड़ी ना होता है, या कभी ऐसे डिकम्पोज होते हुए देखा है क्या? बारिश के दिनों में डिकम्पोज होता है, और वो भी डिकम्पोज नहीं होता है, इट्स कन्वर्टेड इनटू अ मोल्टन स्टेज। किसमें बदल जाता है, पानी में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है ना, मोल्टन स्टेज बोल सकते हैं, या एक्वस स्टेट बोल सकते हैं हम उसको। क्या बोल सकते हैं, एक्वस स्टेट बोल सकते हैं। आता है समझ में? मोल्टन स्टेट तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आई थिंक 867 डिग्री के आसपास होता है, सेंटीग्रेड डिग्री। इतना टेम्परेचर दोगे तब जाके नमक मोल्ट होगा, मोल्टन स्टेज में आएगा, मतलब गलित अवस्था में आएगा, लाइक आप क्या बोल सकते हो उसको, लिक्विड फॉर्म में आएगा। समझ में आता है? तो अब आप देखिए टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, 800 के अप्रॉक्स होता है, इतना पता है, ठीक है? तो आपको समझ में आया कि हमको पूरा हायरार्की समझ में आया कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। समझ में आता है? दूसरी चीज़ क्या, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, मिनिमाइज करेगा एनर्जी को, खुद की जो एनर्जी है एटम की उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, मिनिमाइज करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी आएगी। समझ में आता है? और आप हमेशा याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को तो याद ही कर लीजिए बिल्कुल ही, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे, है ना, ये हटा देती हूँ, इस कंसेप्ट को याद कर लीजिए, हर जगह आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। 11th में आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जब स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। देखो एनर्जी जो होती है, अगर एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी की, और रिएक्टिविटी यहाँ पे इसको बोल दो वापस से कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी। ठीक है? तो ये 2 कंसेप्ट याद रखने हैं आपको हमेशा। अब इसको ओवरऑल भी कर सकते हो कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रिएक्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्टेबिलिटी। ठीक है? जब भी आप पढ़ोगे कोई भी कंसेप्ट पढ़ना, चाहे आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ो, चाहे आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ो, आपके चैप्टर्स हैं ये सारे, है ना, अभी वो पढ़ोगे, ऑर्गेनिक जीओसी पढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें सेम प्रोसेस चलता है। केमिस्ट्री में एक चीज़ बहुत अच्छी, इनऑर्गेनिक को छोड़ दो, उसके अलावा ऑर्गेनिक और फिजिकल में सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, और इनऑर्गेनिक में समस्या ये है कि हर 2 चीज़ के बाद में एक्सेप्शन आता है। इनऑर्गेनिक में समस्या है कि हर 2 चीज़ के बाद में एक्सेप्शन आता है। उस एक्सेप्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेनेबल, उनका एक्सप्लेन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो हम उनको सोचते हैं कि वो एक्सेप्शन हम ऐसे ही याद कर लें। तो आप जब भी मिलेगी किसी टीचर से, मैं नहीं बोलूँगी, पर जनरली टीचर जो होंगे वो यही कहते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक को रटना है। मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं कहती क्योंकि मैं ऑर्गेनिक पढ़ाती हूँ जनरली, ठीक है, तो मैं तो नहीं कहती, है ना, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनका एक्सेप्शन है, उनको हमें एक्सेप्शनली ही हमें उनको याद करना होता है। तो इनऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है? तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए। तो लिखना शुरू करें अब हम। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अब आप लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा केमिकल बॉन्ड लिखिए पहले। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्ड में लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that binds 2 atoms together. Force of attraction that binds 2 atoms together. ठीक है? हाँ, डेफिनेशन लिखी होती है। देखो हर बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, और मैं बोलती हूँ कि एक बेसिक डेफिनेशन यही है कि 1 या 2 से ज़्यादा एटम्स अगर किसी भी फोर्स की वजह से बाइंड हो रहे हैं, कोई सी भी फोर्स हो सकती है ना,
किसी भी फोर्स की वजह से अगर वो बाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और दैट बॉन्ड, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। समझ में आता है? अब देखो हम, जैसे मैं बताती हूँ आपको, हम बात करेंगे जैसे वो आयनिक बॉन्ड में बात करेंगे कि हमारे मदर फादर हैं, उनके मदर फादर हैं, तो हमारे बीच में कोई बॉन्ड थोड़ी ना, ऐसे कोई थ्रेड्स थोड़ी ना निकलते हैं। जैसे पीसी होता है ना, पीसी में से जैसे मम्मी पापा वाले पीसी है, मम्मी पापा से हम हुए, तो पीसी से एक वायर निकल रहा है जो हम में कनेक्टेड है। फिर हमारे बच्चे होंगे तो हमसे एक वायर निकलेगा जो उनमें कनेक्टेड होगा। हमारे दादी दादा से जो वायर निकल रहा है वो उनके बच्चों में कनेक्टेड है, हमारे जो मम्मी पापा हैं या बुआ जी हैं उनमें कनेक्टेड। ऐसा थोड़ी ना होता है, बट फिर भी हम होल्ड है ना, हम साथ में रहते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, सब में दिशुम तो सब में ही होती है, इसमें क्या है, पर हम होल्ड करके है ना, एक अट्रैक्शन है। क्या वो अट्रैक्शन हमें दिखता है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बॉन्ड की फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो हमें फिजिकली दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जिनके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है पर फिर भी वो कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। समझ में आता है? पढ़ेंगे हम लोग आराम से। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कॉज, टॉपिक डालेंगे कॉज ऑफ फॉर्मेशन, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या कॉज होते हैं, क्या तरीका होता है, क्या कॉज होते हैं, क्यों बॉन्ड बनते हैं, उसके लिए लिखेंगे। आप लिखिए जरा इसके अंदर, टू अटेन, पहला पॉइंट लिखेंगे, टू अटेन और फॉलो द ऑक्टेट रूल, ऐसे लिखो। टू अटेन, या तो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें हम लोग या फॉलो कर लें, तो लिखेंगे टू अटेन और फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अभी बताती हूँ, देखो कैसे करोगे इसको, समझो, इस लाइन को समझो कैसे करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल हीलियम नियॉन की बात करते हैं। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक 10 नंबर पे आता है, 10 आता है ना, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यही होता है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, यही होता है पक्का। अब देखो इससे पीछे चलो, पीछे मतलब S की तरफ चलो, S की तरफ क्या आएगा? फ्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने नंबर पे? ये 10 पे, तो ये 9 पर, तो 1s2 2s2 2p5। नेक्स्ट चलो नाइट्रोजन पे, कितना? 7 ही होता है ना, उससे पहले क्या आएगा? ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, तो 1s2 2s2 2p3 4, सही है। उसके बाद में नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। देखो यहाँ से यहाँ तक चलो, चाहे यहाँ से यहाँ तक चलो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे चलो। देखो यहाँ पे इसको बॉन्ड बनाना नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट या इसका आउटर मोस्ट क्या बोलते हैं इसे? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। देखो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है ना, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इसके बाद में देखो क्या फ्लोरीन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो फ्लोरीन की टेंडेंसी होगी उसको ऑक्टेट की तरफ जाना है। ऑक्टेट रूल अगर इसे कंप्लीट करना है या इसके आउटर मोस्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो इसके पास में 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस आ गए। या तो वो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे अपने में से, और 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 1s2 कॉन्फ़िगरेशन में तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है ना। या फिर वो क्या कर दे कि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, which is the feasible condition? I think 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और सबसे पहली बात लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं बढ़ रही है। आता है समझ में? ये पढ़ा है आपने, शायद मैम ने पढ़ाया है आपको, मैं इसीलिए आपको पढ़ा रही हूँ। हाँ 10th में भी आप पढ़ के आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है,
निकालने की थोड़ी ना बढ़ रही है। अगर निकालने की बढ़ती तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते। इसका मतलब इसके लिए जो फिजिबल कंडीशन है वो ये तो नहीं है, यही है। समझ में आता है? अब ये क्या करेगा, एक्सेप्ट ही तो करेगा। तो देखो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं, इसका मतलब एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। समझ में आता है? फीजिबल का मीनिंग होता है कि कौन सी ऐसी है जो इस पर लागू हो सकती है, कौन सी ऐसी कंडीशन जो जिसके इसके ऊपर लागू करूँ तो वो सही हो जाए, फीजिबल कंडीशन। ठीक है, समझ में आया? तो फीजिबल कंडीशन इसके लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। आया समझ में? तो ऑक्टेट रूल फॉलो कैसे करेगा, ऐसे करेगा। उसी तरीके से देखो, अब ये क्या करेगा, जैसे मुझे बनाना है HCl बनाना है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपना क्या कंप्लीट करना होता है, डुप्लेट। हाइड्रोजन को अपना क्या कंप्लीट करना है, डुप्लेट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उसमें आ नहीं सकते। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास में 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन, शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट और देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल, HCl स्टेबल मॉलिक्यूल। आता है समझ में? दिस इज कॉल्ड लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल ये पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ, जब बॉन्ड्स पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है ये, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या समझ में आया? जो मैंने आपको पहली लाइन बताई है, जो भी मैंने आपको लिखवाई है कॉज में, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको समझ में आता है। ठीक है, सेकेंड लाइन लिखेंगे आप इसके अंदर, एटम कंबाइंस टू एक्वायर, एटम कंबाइंस टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन समझ में आता है? अब हर मॉलिक्यूल क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, वैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करना चाहता है, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को कॉन्फ़िगर कर सके। तो देखो क्या है यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, या जो भी इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे इसके अंदर वो कॉन्फ़िगरेट हो रहे हैं। तो कैसे करोगे कॉन्फ़िगरेशन, कैसे करोगे? देखो 8 इलेक्ट्रॉन Cl के और 2 इलेक्ट्रॉन किसके, हाइड्रोजन के। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। किसका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, नियॉन का। आता है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ा मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आराम से लो, बड़े मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो। इसके अलावा भी कोई और मॉलिक्यूल लेना है और उसको कॉन्फ़िगरेट कराना है, आराम से लो। देखो वाटर लो, देखो वाटर लेते हैं हम लोग, H 1 इलेक्ट्रॉन, H 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ देखो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर देखो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, बिल्कुल हो गया। क्या हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हुए, बिल्कुल हो गए। अब एलिमेंट देखो, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कितना, 12। 12 किसका होता है, किसी का होता है क्या 12? 12 तो मैग्नीशियम का होता है। नोबल गैस किसी का होना चाहिए, होता है क्या? नहीं। इसके बाद में क्या होता है, 10 होता है, फिर 14 होता है आर्गन का। चलो देखो एक बार देखना है, आप करोगे तो आ जाएगा आपको। आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो, जैसे मैंने इसका निकाल के बताया वैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, करके देखना, देखते हैं फिर। समझ में आया? तो ऑक्टेट रूल, तो हमने क्या बोला कि हर मॉलिक्यूल या जो भी एटम है वो कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहेगा। मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाना चाहिए, नोबल गैस का होना चाहिए। और नोबल गैस कैसा मॉलिक्यूल है, कैसा एटम है, एक स्टेबल एटम है। सेकेंड लिखेंगे आप, थर्ड लिखेंगे इसके अंदर, ओनली आउटर, सॉरी एक मिनट, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। क्यों बॉन्ड बनाते हैं एटम भाई, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी। फोर्थ लिखेंगे, टू मिनिमाइज द एनर्जी, टू मिनिमाइज द एनर्जी। ये मैंने बता दिया आपको, है ना?
एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। और लास्ट लिखेंगे टू मिनिमाइज द रिएक्टिविटी, टू मिनिमाइज द रिएक्टिविटी। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। कॉज ऑफ बॉन्ड क्या होगा, क्यों बॉन्ड बनेंगे, पहली चीज ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, दूसरी चीज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए या लेने के लिए, है ना, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तीसरी चीज़ एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे। मैं एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी तो मैंने आपको बता दिया एनर्जी और स्टेबिलिटी में मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है। और फिर रिएक्टिविटी में भी बता दिया कि एनर्जी और रिएक्टिविटी में भी क्या होता है कि अगर एनर्जी, देखो अगर क्या होगा, हर मॉलिक्यूल क्या होगा, हर एटम अगर रिएक्टिव हो जाएगा तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, क्लबिंग हो जाएगी, बहुत सारी क्या हो जाएगी, क्लबिंग। जैसे हम बोलते हैं मेटल्स जो हैं, जनरली मेटल्स हमारे कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स और इन सब के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आयरन है तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाएगा या फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में पाया जाएगा। पढ़ के आए हैं आप लोग 10th में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसके बारे में नहीं पढ़ा। आयरन को हम सल्फाइड्स के, कंपाउंड्स के, आयस को क्या बोलते हैं, ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं हमेशा। किसके फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। ये पढ़ा होगा आपने। जैसे आयरन जो होता है या तो Fe3O4 के फॉर्म में मिलेगा या FeS के फॉर्म में मिलेगा, है ना, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे मेटल्स हैं जो इस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम या तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा या कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आता है। तो हमेशा क्या होगा कि ये क्या करेंगे, एक तरीके से टू होता है ना, तो हमेशा और के फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जितने हमारे पास में एलिमेंट्स हैं उन सभी की अगर रिएक्टिविटी क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या कर लेंगे, आपस में क्लबिंग करेंगे, तो कंपाउंड फॉर्मेशन करते ही चलेंगे। पर ऐसा तो नहीं होता, बहुत सारे हैं जो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे हैं जो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। समझ में आता है। तो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो ये समझ में आता है क्या, हमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आता है केमिकल बॉन्डिंग का। नाउ वी कम टू द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। आज स्लो इसलिए है क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारी, है ना, दैट इज बाय स्लो है। नेक्स्ट क्लास से, कल वाली क्लास से फिर हम अच्छे से थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं, तेज तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपके सारे बेसिक्स हैं, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए, टाइप ऑफ बॉन्ड्स को देखो वाइडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास में होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड्स हैं हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। कुछ मॉलिक्यूल कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर वीक बॉन्ड्स होते हैं। समझ में आता है। फर्दर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और जो वीक बॉन्ड्स होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स। सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फाइन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए होंगे। और एक होता है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड्स। फाइन, जो वीक बॉन्ड्स होते हैं उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वॉल बॉन्ड्स। फाइन, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं, समझ में आता है हमें, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। थोड़ा थोड़ा इन्हीं के नीचे लिखिएगा, ऐसे ही हायरार्की बनाइएगा अपनी कॉपी में। और इन्हीं के नीचे थोड़ा सा बताया बॉन्ड फॉर्म, फिर बाद में आराम से पढ़ेंगे। बॉन्ड फॉर्म बाय द अट्रैक्शन ऑफ, बाय द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन। किससे बनते हैं, बाय द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम्स, ऑफ 2 एटम्स। किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनते हैं, बाय द
कंप्लीट डोनेशन ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरा का पूरा एक पेयर इलेक्ट्रॉन का, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट किए जाएंगे, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड जनरली मेटल लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, मेटल लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, और मेटल मेटल बॉन्ड होता है जनरली। इसे हम वैसे जनरली पढ़ते नहीं हैं, आपके भी इसमें आता नहीं है, मेटालिक केमिस्ट्री में आता है, अलग से केमिस्ट्री एक है पूरा। ये मैंने थोड़ा थोड़ा लिखवाया है ताकि आप जब भी नोट्स पढ़ें तो आपको थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, मेटल मेटल के बीच में, जैसे पूरा मेटलिक लस्टर होगा, लस्टर मतलब पूरा एक आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लें, जैसे ना NaCl जैसे ऐसे बनता है, मेटल क्रिस्टल है पूरा, ये जैसे पूरा क्रिस्टल है ना, उसमें यहाँ पर साइड्स कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर तो मान लीजिए कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, और बीच में ये भी क्लोराइड आयन है। उसके अलावा जैसे यहाँ ये सोडियम आयन प्रेजेंट है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक सोडियम आयन हो जाता है, और वो 6 क्लोरीन आयन से, है ना। और एक और फिर जैसे मान लो जैसे आगे इसकी एक और यूनिट बनेगी, तो उस यूनिट का सोडियम और इस यूनिट के सोडियम के बीच में भी क्या आ जाएगा, एक तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, समझ में आता है। तो यूनिट होती है छोटी छोटी, जैसे ये कमरा है ना, इस कमरे के ऊपर इतना ही लंबा चौड़ा वापस से एक और कमरा रख दो, फिर उसके ऊपर उसके साइड में एक और कमरा रख दो, ऐसे ये क्या है, एक यूनिट है, और इसके बहुत सारी यूनिट जोड़ दूँ ना मैं, तो मेरे पास में क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ में आता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, तो काफ़ी सारे मेटल्स जुड़े हुए होते हैं, तो वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कोई ऑक्टाहेड्रल होता है, कोई टेट्राहेड्रल होता है, बताएंगे इसके बारे में, बहुत मतलब अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ते तो हैं हम इसको, पर मैंने इसको क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि आप इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम बस थोड़ा सा बताएंगे कि क्या होते हैं। फिर कभी फ्री क्लास होगी ना कभी, तो मुझसे पूछ लेना, आराम से पढ़ा देंगे, है ना। तो हायर क्लास का टॉपिक है एक्चुअली। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लें कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि चार्जेस का अट्रैक्शन होता है एक तरीके से। तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। एटम तो नहीं बोल सकते, आयन बोल, ऐसा अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और आयन, हाइड्रोजन आयन के बीच में। कैसे होगा देखो, समझो इसे, HF मॉलिक्यूल लो, एक और HF लो, एक और HF लो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन इज द फर्स्ट, या बोल सकते हो कि बहुत मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन भी सेकंड नंबर पे आता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैक्सिमम है पूरी एनवायरनमेंट में। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, तो ये पार्शियली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके ऊपर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ, तो फ्लोरीन पर पार्शियल चार्ज नेगेटिव। उसी तरीके से हाइड्रोजन से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट ट्रांसफर कब होता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे शिफ्ट हो जाए, उसे कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर। अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, बैठा हुआ है और अट्रैक्ट आया नहीं है, पूरे तरीके से नहीं खींचे बॉन्ड, अभी पूरे तरीके से खींचेगा बॉन्ड तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे ये अलग हो जाएगा, बीच में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर। ये क्या है, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, शेयरिंग नहीं है, बने तो शेयरिंग से ही है, जब बॉन्ड बना ना तो शेयरिंग से बना, पर जब हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया ना, तो देखो इसकी हाइड्रोजन की मजबूरी थी, इसको बॉन्ड बनाना था, तो जो इसके पास बैठा था उसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया।
अब फ्लोरीन क्या है, चतुर्थ निकला। फ्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन को ये नहीं पता था कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। समझ में आता है, जब बॉन्ड बनता है तब हमें ये नहीं पता होता, हमें तो तब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें तब ये नहीं पता साहूकार है ये, और ये क्या है, ब्याज देने वाला। समझ में आता है, एक होता है साहूकार और एक होता है जो ये पैसा लेता है। तो जो पुराने साहूकार होते थे उनको ये थोड़ी ना पता होता, जो पुराने जो पैसा लेने वाले होते थे उनको ये नहीं पता होता, क्योंकि जवान होते थे, कुछ पता ही नहीं होता था। तो उनकी पीढ़ियां क्या कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं। क्यों, उन्होंने क्या था, 100 रुपये लिए थे तुमसे, अब वो 100 रुपये आज तक चुकी नहीं, भाई 4 पीढ़ियां काम कर चुकी हैं, तो कैसे नहीं चुके, ऐसे ही तो नहीं चुके कि वो ये साहूकार हो गया। साहूकार ने क्या किया, 100 रुपये जोड़े, फिर 50 रुपये जोड़े, फिर उस पर ब्याज जोड़ा, फिर उस पर ब्याज जोड़ा, फिर उस पर ब्याज जोड़ा। जब उसने कर्जा लिया था तो उसको ये थोड़ी ना पता था कि ये साहूकार ऐसा निकलेगा। तो जब इसको बॉन्ड बनाना था ना, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था, तो उसने अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। पर उसके बाद में इसको पता चला कि ये तो साहूकार निकला, ये तो बेटा बहुत ही तेज निकला, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींच रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब इसने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बना तो शेयरिंग से ही है बॉन्ड, पर ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। वो ये चाहता है कि मैंने जो बॉन्ड, इसने क्या हुआ, पहले इसने एक दिया, इसने एक दिया, बॉन्ड बन गया। अब ये क्या चाहता है कि इसका एक भी मैं ही ले लूँ, समझ में आता है, उसका एक भी मैं ही ले लूँ। तुमने मूवी नहीं देखी है शायद, अक्षय कुमार की, एक तेरा और एक मेरा, फिर 2 तेरे और फिर 2 मेरे, समझ में आता है, वो वाली मूवी है सेम। अभी क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। सेम प्रोसीजर यहाँ होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में क्या आने लग जाएगा, अट्रैक्शन आने लग जाएगा। समझ में आता है, और अट्रैक्शन आएगा तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन। समझ में आता है, हाँ, ये बॉन्ड क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से ही दर्शाते हैं। चाहे तो आप ऐसे बना दो, चाहे आप ऐसे बना, डॉटेड लाइन से ही दर्शाते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस तरीके से, ठीक है। वन डेर वाल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शंस होते हैं, और वो भी बहुत वीक वाले, बहुत ज़्यादा वीक अट्रैक्शंस होते हैं। इनको हम जनरली तो सिर्फ वीक बॉन्ड से ही बोल सकते हैं। वन डेर वाल बॉन्ड्स एग्जैक्टली हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो जनरल वीक होते हैं बहुत ही तरीके के, जस्ट ऐसे। चलिए नेक्स्ट हम आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करें। बता दीजिए आप, पहले के लोग जब कर्जा देते थे ना, या लेते थे, तो जब लेते थे तब उनकी मजबूरी होती थी बेचारों की, तो कुछ भी रख दिया गिरवी, जैसे पूरे खेत के पेपर रख दिया। हमने पुरानी मूवियाँ नहीं देखी है क्या तुमने, देखो करो यार, देखो। तो वो क्या करते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने पेपर रख दिए। अब जब चुकाने जाते थे, अरे 500 रुपये लिए थे या 100 रुपये लिए थे, तेरे तो 5000 हो गए। अरे कैसे हो गए, जमीन भी तो रखी थी गिरवी, वो तो जमीन अब हमारी हो गई। ऐसे ऐसे करते थे ना, वैसे ही इसका, क्योंकि उसकी मजबूरी थी इसलिए उसने रखे। अब साहूकार तो क्या चतुर निकला, उसको पता ही नहीं था कि साहूकार ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी ये जो साहूकार है ना, फ्लोरीन, ये साहूकार है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को 2 कंपाउंड्स के बीच में बनेंगे। हाँ, 2 कंपाउंड्स के बीच में बनेंगे, और ये तभी बनेंगे जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं है तो भी बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है, तभी उसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम आयनिक बॉन्ड की पढ़ते हैं, एक एक बॉन्ड पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड्स होते क्या हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखो आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक टर्म से आप क्या समझते हैं, आयनिक टर्म से क्या समझते हैं, दैट द फॉर्मेशन ऑफ आयंस अकर, फॉर्मेशन ऑफ आयंस अकर। अब बताओ भी आयंस कैसे बनेंगे, पता है हमें, हाँ हाँ। तो अब आयंस कैसे बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस अकर। तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब पहले आयन बन जाएंगे, उससे पहले आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या आयंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को या एटम्स को एक किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और किसी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। मैंने लिया सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम लिया, क्योंकि सोडियम एटम एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है,
इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। और भी अच्छे तरीके से अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि सोडियम 11 पर आता है, 11 पर 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद में आता है 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सोडियम के पास में क्या है, या तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि इसका ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और देखो ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये नियॉन के आसपास आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा नियॉन का, है ना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले ऐसे तो देखो 6 और 4 10 किसका, नियॉन का, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। पर अभी तो इसके पास में ऑप्शन ही नहीं है किससे लेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक ले, उससे अच्छा है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। उससे अच्छा क्या है, इसके पास में भी 2 कंडीशन, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले। समझ में आता है। देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, पर मैं कहती हूँ कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके पास में ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उससे ज़्यादा अच्छा है कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर ले। किसको फॉलो कर ले, ऑक्टेट रूल फॉलो कर ले। तो ये क्या करेगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन आएगा और छोटा साइज है इसका थोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शंस होंगे, क्योंकि सेम चार्ज वाले क्या करेंगे, रिपल करेंगे तो ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा। रिपल्शन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डोनेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये वाली कंडीशन कैसी है, फीजिबल कंडीशन है। तो ये क्या कर लेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। कौन सी एनर्जी, आईपी। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। या तो पोटेंशियल बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो, एक ही चीज होती है, ठीक है। आईपी की जरूरत होगी। आपको पता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें उसे देनी होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फाइन, तो वो आईपी दूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, आयंस में बदल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो प्रोटोनों की वैल्यू बढ़ गई, तो जिसकी वैल्यू बढ़ेगी वही होगा। प्रोटॉन्स की वैल्यू बढ़ी तो प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। आता है समझ में। इसी रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन को एक नॉन मेटल, क्लोरीन, चाहे क्लोरीन ले लो चाहे आयोडीन ले लो, आप जो लेना चाहो वो ले लो, चाहे फ्लोरीन ले लो। मैं कहती हूँ क्लोरीन ज़्यादा अच्छा होगा, एक अच्छा कंपाउंड बन जाएगा जो हमने देखा हुआ है ना। तो क्लोरीन है, क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसने दिया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब इसकी भी एनर्जी होनी चाहिए कुछ, किसकी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। समझ में आता है, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो होल्ड करेगा तो हमारे पास में ये Cl- आ जाएगा, जिसकी संख्या ज़्यादा उसी का साइन आएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ गई, इसके पास में इलेक्ट्रॉन आया ना, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ गई इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आता है। अब आप देखें कि एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक पॉजिटिव आयन बना जिसे हमने बोला कैटायन, दिस इज कॉल्ड कैटायन। एक हमारे पास में नेगेटिव आयन बना, है ना, नेगेटिव आयन बना जिसे हमने बोला एनायन। फाइन, और अब कैटायन और यूनिवर्सल ट्रुथ उसी पर जाओ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या बोलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। क्या सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कहीं भी झूठ नहीं हो सकता, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। एक ही बीकर में ये है, बीकर जब हम रिएक्शन कराते हैं ना तो बीकर में कराते हैं, है ना, किसी बीकर में कराए तो इतने से बीकर में ही है ना सोडियम पड़ा हुआ है, इतने से बीकर में ही क्लोरीन पड़ा हुआ है, और दोनों को मिलाया तो देखो सोडियम ने अट्रैक्ट किया किसको, क्लोरीन को, और आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन क्या बन गया, कंपाउंड। समझ में आता है, कोई दिक्कत। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है,
आयोनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आयंस से बना है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? उतार लीजिए, ये उतारिएगा, ये सारा उतारिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कॉपी कीजिए, फिर लिखना शुरू करते हैं। ये समझाने के पर्पज से था। होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। कॉपी किया? चलिए, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट कीजिएगा आयनिक बॉन्ड्स में। लिखिएगा, these bonds are formed, these bonds are formed, these bonds are formed by the complete transfer of, by the complete transfer of electron, complete transfer of electron of one atom to the another atom, of one atom to the another atom. Next point, those atoms which completely remove their electron, those atoms which completely removed their atom, their electron consist a positive charge on it, is called cation, whereas the atom which accept electron, possess negative charge on it, called anion. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, these cation and anion attracts to each other to form a ionic bond, Fourth point, the atom which donates electron called donor atom, whereas the atom which accept electron, called acceptor atom. Okay, next, condition for formation of ionic bond. अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं आयनिक बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए? क्योंकि हर किसी के बीच में तो आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता है ना, हर किसी एटम के बीच में या किसी दो एटम्स के बीच में तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, one atom should be metal
one atom should be metal and the another atom must be non-metal. सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है. Must be non-metal. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी. पहली कंडीशन आयनिक बॉन्ड की होगी, एक मेटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए. मतलब एक एस ब्लॉक से होना चाहिए और एक पी ब्लॉक से होना चाहिए, क्योंकि एक को एक्सेप्ट करना है और एक को डोनेट करना है. उसके बाद में लिखेंगे मेटल मस्ट हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल. मेटल मस्ट हैव low ionization potential. Why metal should have a low ionization potential? The question is arises. क्यों होता है ionization potential मेटल का क्यों कम होना चाहिए? ionization मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने की. हाँ, वो क्यों कम होनी चाहिए? ये मेटल से इलेक्ट्रॉन देता है ना. हाँ, वो दे देगा ताकि रिएक्टिव हो जाए. हाँ, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसीलिए ज़रूरी है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो लो होना. इसीलिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या मैं बोलूँ कि जितनी कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतनी जल्दी आयन फॉर्मेशन होगा, और जितना जल्दी आयन फॉर्मेशन होगा उतना अच्छा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. आता है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आता है हमें कि भाई हम जब भी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि भाई लो आयनाइजेशन पोटेंशियल इसलिए होने से देखो जितना बड़ा मेटल होगा उसका पॉजिटिव चार्ज से आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होगा वो उतना ही कम होगा. जितना कम होगा उतनी कम आईपी की वैल्यू होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने. आता है समझ में? तो मेटल का साइज डिफर करेगा, मेटल का साइज भी प्रेफर होगा यहाँ पर. आता है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इसका मतलब मेटल का आईपी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, और जितना आसानी से डोनेट करेगा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज उतनी आसानी से आएगा. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है ना, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी. जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो जितनी एनर्जी निकलेगी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. समझ में आता है? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए. अगर मान लीजिए कि उसके एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने या किसी भी मेटल ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है वो दूसरा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आयन नहीं बनेगा, और आयन फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. आता है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट, cation should be large in size with cation should be large in size with low electronegativity नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा anion must be small in size. Anion must be small in size with high electronegativity. With high electronegativity. क्या सही है ये? कोई दिक्कत नहीं हमें समझने में. देखो एनायन होगा तो एनायन का साइज जितना छोटा होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को
उतना ही न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलेगा। जितना अट्रैक्शन इसको न्यूक्लियस से मिलेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या हो पाएगा, होल्ड हो पाएगा। समझ में आता है? और नेगेटिव चार्ज गेन कर पाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए कि एनायन की तो साइज छोटी होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि कैटायन की साइज बड़ी होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। टेंडेंसी होती है। तो सोडियम की तो होती ही नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं या हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चीज़ों को समझने वाली बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब एक ही होता है। बस क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की और एक इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी देने की है। समझ में आता है? तो जितने भी s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और अगर इस टर्म में देखा जाए तो कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करूं, जैसे मैंने बोला सोडियम है, तो सोडियम के लिए अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करूं तो डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी है। पर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो एक्सेप्ट करने की थोड़ी ना, तो क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आता है? तो ये वाली टर्म तो बढ़ जाएगी और ये वाली टर्म कम हो जाएगी। तो ये ऐसे कह लो कि दो चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करके बात कर रहा है, एक बढ़ेगी तो एक अपने आप ही घटेगी। तो अब क्या करते हैं, ज़्यादातर पॉजिटिविटी को कंसिडर नहीं किया जाता। आपको जिस भी मॉलिक्यूल के लिए बात करेगा, चाहे s ब्लॉक के लिए, चाहे p ब्लॉक के लिए, चाहे d ब्लॉक के लिए, वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बोलेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चलना इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। आप लोग कंफ्यूज हो, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को पकड़ लो, तो या तो पॉजिटिविटी को पकड़ लो चाहे नेगेटिविटी को पकड़ लो। तो हम ऐसे बोलते हैं कि नेगेटिविटी टर्म बहुत ज़्यादा आती है हमारे हर सब, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में ज़्यादा आती है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही पकड़ते हैं, पॉजिटिविटी को कम पकड़ते हैं। समझ में आता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? तो हमारे पास में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम कल पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टी।